कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। महेंद्र सोचने लगा कि मैंने कहा है, झूठ बात है। मैं विनोदनी को नहीं चाहता। बहुत ही कठोरता से कहा है। मैं उससे प्रेम करता हूं, यह ना सही, किंतु मैं उससे प्रेम नहीं करता, यह तो बड़ी कठोर बात है। ऐसी स्त्री कौन है जिसे इस बात से चोट न पहुंचे? इसके विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर कब और कहां मिलेगा? यह बात ठीक से नहीं कही जा सकती कि मैं उसे चाहता हूं, किंतु मैं नहीं चाहता, इस बात को जरा हल्की करके, नरम करके जताना जरूरी था। विनोदनी के मन में ऐसी एक निष्ठुर किंतु गलत धारणा होने देना अन्याय है। सोचते सोचते महेंद्र अपने बक्स में से फिर उन तीनों चिट्ठियों को निकालकर पढ़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, विनोदनी मुझसे प्यार करती है, इसमें संदेह नहीं, किंतु कल वह बिहारी के आगे इस तरह क्यों आ पड़ी? सिर्फ मुझे दिखाने के लिए? मैंने जबकि उससे स्पष्ट ही कह दिया था कि मैं उसे नहीं चाहता, तो वह किसी मौके से मेरे प्रेम को न ठुकराती तो क्या करती? इस तरह मुझसे अपमानित होकर शायद वह बिहारी से प्रेम भी कर सकती है। महेंद्र का क्षोभ इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अपनी चंचलता से वह खुद ही विस्मित और भयभीत हो उठा। मान लो विनोदनी ने सुन ही लिया कि महेंद्र उससे प्यार नहीं करता, तो उसमें दोष क्या हो गया? मान लो इस बात से अभिमानिनी विनोदनी महेंद्र की तरफ से अपना मन खींच लेने की कोशिश करेगी, तो इससे उसका नुकसान क्या? आंधी तूफान के समय नाव की जंजीर जैसे लंगर को जोर से खींचे रहती है, महेंद्र वैसी ही व्याकुलता के साथ आशा को मानो जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर पकड़े रहने की कोशिश करने लगा। रात को महेंद्र ने आशा को अपनी छाती के पास खींचते हुए कहा, चुन्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ठीक ठीक बताना। आशा सोचने लगी, यह कैसा सवाल? बिहारी को लेकर जो अत्यंत लज्जाजनक बात उठी है, उसी से क्या उस पर इस संदेह की छाया पड़ रही है? उसने मारे शर्म के मरकर कहा, छी छी, आज तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तो मुझसे खुलासा कहो। मेरे प्यार में तुमने कब, कहां, क्या कमी पाई है? महेंद्र ने आशा को पीड़ित करके उसका माधुर्य निकाल लेने की गरज से कहा, तो फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? मैं काशी नहीं जाना चाहती, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। इसके पहले तो जाना चाहती थी। आशा ने अत्यंत व्यथित होकर कहा, तुम्हें तो मालूम है मैं क्यों जाना चाहती थी। मुझे यहां अकेला छोड़कर अपनी मौसी के पास शायद तुम ज्यादा आराम से रहती। नहीं, कभी नहीं। मैं वहां आराम के लिए नहीं जाना चाहती थी। मैं सच कहता हूं चुन्नी, तुम और किसी से ब्याह करती तो बहुत ज्यादा सुखी हो सकती थी। इस बात को सुनते ही आशा क्षण में महेंद्र की छाती के पास से हटकर तकिए से मुंह ढककर पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रही, और दूसरे ही क्षण अपने रोने को वह रोक न सकी। महेंद्र ने सांत्वना देने के लिए उसे छाती से लगाने की कोशिश की, किंतु आशा ने तकिया नहीं छोड़ा। पवित्रता के इस अभिमान से महेंद्र सुख से, गर्व से, धिक्कार से क्षुब्ध हो उठा। जो बातें अब तक भीतर ही भीतर आभास के रूप में थी, उन सब ने सहसा स्पष्ट शब्दों में परिस्फुट होकर सबके मन में एक तरह की हलचल मचा दी। विनोदनी अपने मन में सोचने लगी, ऐसे स्पष्ट दोषारोप के विरुद्ध बिहारी ने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? बिहारी अगर झूठा प्रतिवाद भी करता तो भी विनोदनी शायद कुछ खुश ही होती। अच्छा हुआ महेंद्र ने बिहारी को जो चोट पहुंचाई है वह उसे मिलनी ही चाहिए थी। बिहारी सरिका ऐसा महान पुरुष क्यों आशा से प्रेम करेगा? अच्छा हुआ इस चोट ने बिहारी को दूर ढकेल दिया, यह अच्छा ही हुआ। इससे विनोदनी मानो निश्चिंत हो गई, किंतु बिहारी का वह मृत्यु वाणाहत रक्तहीन सफेद फक चेहरा विनोदनी के सब काम में मानो उसके पीछे पीछे फिरने लगा। विनोदनी के भीतर
जो सेवा परायणा नारी प्रकृति थी, वह उस आर्त मुख को देख देख कर रोने लगी। रुग्ण बच्चे को माँ जैसे अपनी छाती के पास हिलाती बहलाती रहती है, उसी तरह उस आतुर मूर्ति को विनोदनी अपने हृदय में रखकर हिलाने बहलाने लगी। उसे स्वस्थ करके उस चेहरे पर फिर रक्त की झलक, प्राणों का प्रवाह, हास्य का विकास देखने के लिए विनोदनी में एक तरह की अधीर उत्सुकता पैदा हो गई। 2-3 दिन तक सब कामों में इस तरह उन्मना रहने के बाद विनोदनी से फिर रहा नहीं गया। उसने बिहारी के नाम एक सांत्वना का पत्र लिखा। लाला जी, जब से मैंने तुम्हारा उस दिन का सूखा चेहरा देखा है, तब से मैं बराबर प्राण से मन से यही कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो। तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ। तुम्हारी वह सहज सरल हंसी अब मैं कब देखूंगी? तुम्हारी वे उदार बातें अब मैं कब सुनूंगी? तुम कैसे हो? 2 लाइन लिखकर मुझे जता देना। तुम्हारी विनोदा भाभी। विनोदनी ने दरबान के हाथ चिट्ठी बिहारी के घर भिजवा दी। बिहारी ने कभी स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उसके और आशा के विषय में महेंद्र कभी इतना रूढ़ होकर ऐसी गर्हित ढंग से ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है कि आशा से बिहारी प्रेम करता है। कारण उसने खुद भी कभी ऐसी बात को स्पष्टतः मन में स्थान नहीं दिया। पहले तो वह वज्राहत सा हो गया, उसके बाद क्रोध से घृणा से फड़फड़ाता हुआ कहने लगा, यह अन्याय है, असंगत है, बेबुनियाद है। किंतु बात जबकि एक बार उच्चारित हो चुकी है, तब उसे फिर पूरी तरह मार के मिटाया नहीं जा सकता। उसमें जितना सा भी सत्य का बीज था, वह देखते देखते अंकुरित हो उठने लगा। एक दिन वह लड़की देखने महेंद्र के साथ शाम बाजार गया था और वहां सूर्यास्त के समय बगीचे से उच्छ्वसित पुष्प सुगंध प्रवाह में उसने जिस लज्जिता बालिका के सुकुमार मुखड़े को बिल्कुल अपना समझकर विगलित अनुराग के साथ देखा था, आज उसी की उसे बार बार याद आने लगी और अपनी छाती के पास वह कैसा तो एक भारी बोझ सा अनुभव करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो एक अत्यंत कठिन वेदना उसके हृदय से लेकर कंठ तक आलोड़ित हो रही हो। बहुत रात तक छत पर पड़े पड़े और मकान के सामने के रास्ते पर तेजी से टहलते टहलते उसके मन में अब तक जो अव्यक्त था वह व्यक्त हो उठा, जो संयत था वह उद्दाम हो उठा। अपने आगे भी जिसका कोई प्रमाण नहीं था, महेंद्र की बात से विराट प्राण पाकर वह बिहारी के भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त हो गया। तब उसने अपने को अपराधी माना और मन ही मन कहा, मेरे लिए अब नाराज होना तो शोभा नहीं देता। महेंद्र से क्षमा मांगने के बाद ही मुझे उससे विदा लेनी चाहिए। उस दिन मैं इस तरह चला आया मानो महेंद्र दोषी हो और मैं विचारक। अपने उस अन्याय को मैं स्वीकार कराऊंगा। बिहारी समझता था कि आशा काशी चली गई होगी। एक दिन शाम के वक्त वह आहिस्ते आहिस्ते टहलता हुआ महेंद्र के घर के सामने उपस्थित हुआ। राजलक्ष्मी के दूर संपर्क के मामा साधुचरण सामने मिल गए तो बिहारी ने उनसे पूछा, इधर कई दिनों से मैं आ नहीं सका, यहाँ की खबर तो सब अच्छी है? साधुचरण ने सबका कुशल संवाद जता दिया। बिहारी ने पूछा, बहू काशी कब गई? साधुचरण, अभी नहीं गई, अब शायद जाएंगी भी नहीं। सुनते ही कोई बाधा न मानकर बिहारी का मन अंतःपुर की तरफ दौड़ चला। पहले वह जैसे सहज स्वाभाविक भाव से, जैसे आनंद से, आत्मीय की तरह परिचित जीने से खटाखट सीढ़ियां चढ़ता हुआ भीतर चला जाया करता था। सबके साथ स्निग्ध कौतुक से हास्य लाभ किया करता था। मन में किसी तरह का ख्याल ही नहीं उठता था। आज उन सब बातों को अपने लिए अवैध और दुर्लभ समझकर ही उसका चित्त मानो उन्मत्त हो उठा। आज और एक बार, अंतिम बार, उसी तरह भीतर जाकर घर के लड़के की तरह राजलक्ष्मी से बात करके एक बार घूंघट से आवृत आशा से भाभी कहकर 2-4 तुच्छ बातें कर आना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय हो उठा। साधुचरण ने कहा, अंधेरे में खड़े कैसे रह गए भाई? चलो भीतर चलो। मामा की बात सुनकर बिहारी तेजी से कदम रखता हुआ कुछ दूर तक भीतर गया और फिर अकस्मात रुककर बोला, जाता हूं, एक जरूरी काम है मुझे।
इतना कहकर वह जल्दी से अपने घर चला गया और उसी दिन रात की गाड़ी से वह पश्चिम की तरफ घूमने चल दिया। इधर जो दरबान विनोदनी की चिट्ठी लेकर गया था, वह बिहारी घर पर न मिलने से वापस लौट रहा था। महेंद्र उस समय अपने मकान के सामने वाले छोटे से बगीचे में टहल रहा था। उसने दरबान के हाथ में चिट्ठी देखकर पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने सब बात बता दी। महेंद्र ने उसे चिट्ठी ले ली। एक बार उसने सोचा कि चिट्ठी लेकर वह खुद विनोदनी के पास जाए और अपराधिनी विनोदनी का लज्जित चेहरा एक बार खुद देखाए। अपने मुंह से वह कुछ कहेगा सुनेगा नहीं। इस चिट्ठी में विनोदनी के लिए लज्जा की बात होगी ही। इसमें महेंद्र को जरा भी संदेह नहीं था। उसे याद उठाई, पहले भी और एक दिन बिहारी के नाम इस तरह चिट्ठी गई थी। चिट्ठी में क्या लिखा है, इस बात को जाने बगैर महेंद्र को किसी भी तरह चैन नहीं पड़ा। उसने मन को समझाया कि विनोदनी उसके घर में है। इस समय वही उसका अभिभावक है और वही उसकी भलाई बुराई के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा इस तरह की संदेहजनक चिट्ठी खोलकर देखना उसका कर्तव्य है। विनोदनी को बुराई के रास्ते जाने देना किसी भी हालत में उचित नहीं। महेंद्र ने छोटी सी चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। वह सहज सरल भाषा में लिखी गई थी, इसीलिए अकृत्रिम उद्वेग उसमें से स्पष्ट प्रकट हो रहा था। चिट्ठी को बार बार पढ़कर और बहुत कुछ सोच विचार कर भी महेंद्र तय नहीं कर पाया कि विनोदनी के मन की गति किस तरफ है। उसे बार बार यही आशंका होने लगी कि मैंने जो उसका नहीं चाहता कहकर अपमान किया है, उस अभिमान से ही विनोदनी दूसरी तरफ मन लगाने की चेष्टा कर रही है। गुस्से में आकर मेरी आशा उसने बिल्कुल ही छोड़ दी है। इस बात का ख्याल आते ही महेंद्र के लिए धीरज रखना एकदम असंभव हो उठा। जो विनोदनी स्वयं ही उसके आगे आत्मसमर्पण करने आई थी, वह क्षण भर की मूढ़ता से उसके अधिकार से बिल्कुल ही अलग चली जाएगी, इस संभावना ने महेंद्र को स्थिर नहीं रहने दिया। वह सोचने लगा, विनोदनी मुझे अगर मन ही मन चाहती है, मुझसे प्रेम करती है, तो यह उसके लिए मंगलकारी है। वह एक ही जगह बंधी रहेगी। मैं अपने मन को जानता हूं, मैं उसके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करूंगा। वह मुझसे बेखटके प्रेम कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूं, मुझसे उसे कोई डर नहीं। किंतु वह यदि और किसी तरफ मन दे तो उसका क्या सर्वनाश हो सकता है, कौन जाने। अंत में उसने तय किया कि उसे खुद पकड़ाई न देकर विनोदनी के मन को किसी मौके से और एक बार अपनी तरफ खींचना ही पड़ेगा। महेंद्र ने अंतःपुर में प्रवेश करते ही देखा कि विनोदनी रास्ते में खड़ी खड़ी मानो किसी के लिए उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रही है। देखते ही महेंद्र के मन में चट से विद्वेष जल उठा। उसने कहा, अजी, यहां व्यर्थ ही खड़ी हो, मुलाकात नहीं होने की। यह देखो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है। कहते हुए उसने चिट्ठी उसके सामने पटक दी। विनोदनी ने कहा, खुली हुई क्यों? महेंद्र इसका जवाब दिए बिना ही चला गया। माया ने समझा कि बिहारी ने चिट्ठी खोली है और पढ़कर बिना उत्तर के ही वापस कर दी है। इससे उसके एड़ी से चोटी तक सर्वांग में आग सी लग गई। जो दरबान चिट्ठी लेकर गया था उसे बुला भेजा, किंतु वह दूसरे काम से चला गया था, मिला नहीं। प्रदीप के मुंह से जैसे जलती हुई तेल की बूंदें टपकती हैं, ठीक वैसे ही बंद कमरे में विनोदनी की आंखों में से हृदय की ज्वाला आंसू के रूप में झरने लगी। अपनी चिट्ठी को फाड़कर उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे सांत्वना नहीं मिली। उस 2-4 पंक्ति के स्याही के दाग को अतीत से वर्तमान से बिल्कुल पोंछकर साफ कर देने का, बिल्कुल ना कर देने का अब कोई उपाय ही नहीं रहा। क्रुद्धा मधुकरी जिसे सामने पाती है, उसी को काट खाती है। क्षुब्धा विनोदनी भी उसी तरह अपने चारों तरफ के सब कुछ को जला डालने के लिए तैयार हो गई। वह जो चाहती है उसी में बाधा। क्या वह किसी की बात में ही कृतकार्य नहीं हो सकेगी? सुख यदि नहीं मिला तो ना सही, जो उसके समस्त सुख के अंतराय बने हैं, जिन्होंने उसे कृतार्था से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित किया है, उन्हें परास्त करके धूल में मिला देने से ही उसके व्यर्थ जीवन का कार्य पूरा हो जाएगा। उस दिन नूतन फागुन में प्रथम बसंत की हवा चलते ही आशा बहुत दिन बाद
संध्या के आराम में छत पर चटाई बिछाकर बैठी थी। हाथ में एक मासिक पत्र लिए हुए उस स्वल्प प्रकाश में वह कोई धारावाहिक लंबी कहानी खूब मन लगाकर पढ़ रही थी। कहानी का नायक तब साल भर बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आते समय रास्ते में डाकुओं के हाथ पड़ गया था। आशा का हृदय उद्वेग से कांपने लगा। उधर अभागिनी नायिका ठीक इसी समय विपत्ति का स्वप्न देखकर रोती हुई जाग पड़ी। आशा से अपने आंसू रोके न रुके। आशा कहानी साहित्य की उदार समालोचक थी। वह जो भी कहानी पढ़ती थी उसे वही बहुत अच्छी लगती थी और उसी वक्त विनोदनी को बुलाकर कहती थी, किरकिरी, तुम्हें मेरे गले की सौगंध, जरा इस कहानी को पढ़ो। ऐसी सुंदर है कि क्या कहूं, पढ़ते पढ़ते रुलाई आने लगती है। किंतु विनोदनी भले बुरे का विचार करके अपनी समालोचना से आशा के उच्छ्वसित उत्साह को बड़ी चोट पहुंचाया करती थी। आज की कहानी पढ़कर आशा ने यह निश्चय किया कि वह इसे महेंद्र को पढ़ने देगी। कहानी पूरी पढ़कर ज्यों ही उसने मासिक पत्र बंद किया, त्यों ही महेंद्र आ पहुंचा। महेंद्र का चेहरा देखते ही आशा उत्कंठित हो उठी। महेंद्र ने जबरदस्ती प्रफुल्लता लाने की चेष्टा करते हुए कहा, अकेली छत पर बैठी किस भाग्यवान का ध्यान कर रही हो? आशा नायक नायिका की बात बिल्कुल भूल गई। बोली, आज तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? तबीयत तो अच्छी ही है। तो फिर भीतर ही भीतर किसी दुश्चिंता में होंगे। मुझे साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? महेंद्र ने आशा के पानदान से एक पान उठाकर मुंह में डालते हुए कहा, मैं सोच रहा था तुम्हारी मौसी बेचारी ने कितने दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। एक बार अचानक अगर तुम उनके पास जा खड़ी हो तो वे कितनी खुश होंगी। आशा कुछ उत्तर न देकर महेंद्र के मुंह की तरफ देखती रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि महेंद्र के मन में सहसा आज फिर क्यों यह बात नए रूप में उठी। आशा को चुप देखकर महेंद्र बोला, जाने को जी नहीं चाहता तुम्हारा? इस बात का उत्तर देना कठिन है। मौसी को देखने के लिए जाने की इच्छा तो होती है, किंतु महेंद्र को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। कॉलेज से छुट्टी लेकर तुम जब जा सकोगे तभी मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। छुट्टी तो मिल जाएगी, पर मेरा जाना बिल्कुल असंभव है। मुझे परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। तो जाने दो, फिर कभी देखा जाएगा। क्यों जाने दो? जाने क्यों दो? तुम तो जाना चाहती थी, जाओ ना, हो आओ। नहीं, मेरी जाने की इच्छा नहीं। उस दिन तो इतनी इच्छा थी, आज अचानक वह इच्छा कहां चली गई? इस बात पर आशा आंखें नीची करके चुप बैठी रही। बिहारी के साथ संधि करने के लिए बाधाहीन सुअवसर की चाह में महेंद्र भीतर ही भीतर अत्यंत अधीर हो उठा था। आशा को चुप रहते देख उसे अकारण क्रोध आ गया। बोला, तुम मुझे भीतर ही भीतर संदेह करने लगी हो क्या? इसीलिए शायद तुम मुझे अपनी आंखों के सामने रखकर पहरा देना चाहती हो। आशा की स्वाभाविक मृदुता, नम्रता और धैर्य महेंद्र के लिए सहसा अत्यंत असह्य हो उठा। उसने अपने मन में कहा, मौसी के पास जाने की इच्छा है तो कहना चाहिए कि मैं जाऊंगी ही। जैसे भी हो मुझे भेज दो। सो तो नहीं, कभी हां कभी ना, कभी चुप, यह क्या ढंग है? सहसा महेंद्र की इस उग्रता को देखकर आशा विस्मित और भयभीत हो उठी। बहुत कोशिश करने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि महेंद्र क्यों कभी सहसा इतना प्यार करने लगता है और क्यों अचानक ऐसा निष्ठुर हो उठता है। इस तरह महेंद्र आशा के लिए जितना ही दुर्बोध्य होता जाता है, आशा का कंपित चित्त भय और प्रेम से उतना ही उसे कसकर बांधना चाहता है। आशा महेंद्र पर संदेह करके उसे अपनी आंखों के आगे रखकर पहरा देना चाहती है। यह कठोर उपहास है, यह निर्दय संदेह। सौगंध खाकर उसे इसका प्रतिवाद करना चाहिए या बात को हंसी में उड़ा देना चाहिए। हतबुद्धि आशा को फिर भी चुप रहते देखकर अधीर महेंद्र बड़ी तेजी से वहां से उठकर चला गया। तब न जाने कहां गया उस मासिक पत्र की कहानी का नायक और कहां गई उसकी नायिका। सूर्यास्त की आभा अंधकार में विलीन हो गई और संध्या रंभ की क्षणिक वसंत की हवा की जगह हेमंत की हवा चलने लगी और आशा छत पर उसी तरह चटाई पर औंधी पड़ी रही। बहुत रात बीते आशा जब भीतर अपने कमरे में गई तो देखा कि महेंद्र उसे बिना बुलाए ही अकेला आकर सो गया है और तब
आशा सोचने लगी कि स्नेहमयी मौसी के प्रति मेरी उदासीनता देखकर ही ये मुझसे भीतर ही भीतर घृणा करने लगे हैं। बिस्तर पर जाकर उसी क्षण वह महेंद्र के पैरों से लिपट कर पड़ रही। तब महेंद्र ने करुणा से विचलित होकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, किंतु आशा टस से मस न हुई। बोली, मुझसे कोई दोष बन गया हो तो मुझे क्षमा करो। महेंद्र ने आर्द्र चित्त से कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं चुन्नी। मैं बहुत ही निर्दयी हूं, पाखंडी हूं, इसी से बेमतलब तुम्हें चोट पहुंचाया करता हूं। सुनते ही आशा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उससे महेंद्र के चरणों का अभिषेक शुरू हो गया। महेंद्र तुरंत उठ बैठा और आशा को अपनी बाहुओं से उठाकर उसके पास सुला दिया। रोने का आवेग थमने पर आशा ने कहा, मौसी को देखने जाने की क्या मेरी इच्छा नहीं होती, पर तुम्हें छोड़कर अकेले जाने को जी नहीं चाहता, इसी से मैं नहीं गई। तुम गुस्सा मत हो। महेंद्र ने धीरे धीरे आशा के भीगे कपोलों को पोंछते हुए कहा, यह क्या गुस्सा होने की बात है चुन्नी? मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इससे मैं गुस्सा होऊंगा? जाने दो, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना होगा। नहीं, मैं काशी जाऊंगी। क्यों? मैं तुम पर संदेह करती हूं, इसी से नहीं जाना चाहती। यह बात जब तक एक बार तुम्हारे मुंह से निकली है तो मुझे कुछ दिन के लिए यहां से जाना ही होगा। पाप किया मैंने और उसका प्रायश्चित करोगी तुम? सो मैं नहीं जानती, पर पाप मेरे अंदर कहीं ना कहीं जरूर हुआ है, नहीं तो ऐसी सब अनहोनी बातें उठती ही कैसे? जिन सब बातों को मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वे बातें तुमसे मुझे क्यों सुननी पड़ती? इसका कारण यह है कि मैं कितना बुरा आदमी हूं, सो तुम्हारे स्वप्न के भी अगोचर है। आशा चंचल होकर बोली, फिर ऐसी बात तुम मत कहो, पर इस बार मैं काशी जरूर जाऊंगी। अच्छा, जाओ, पर मैं अगर तुम्हारे पीछे बिगड़ गया तो होगा क्या? देखो, तुम मुझे इतना डराओ मत। हाँ तो नहीं, जैसे मैं मारे सोच के बेचैन हुई जा रही हूं, परंतु होना तो चाहिए। अपने ऐसे पति को अगर तुम अपनी असावधानी से बिगड़ जाने दोगी तो बाद में फिर किसे दोष देती फिरोगी? तुम्हें नहीं दूंगी, इसके लिए तुम चिंता मत करो। तब अपना दोष मान जाओगी ना? एक बार नहीं 100 बार। अच्छी बात है, तो कल तुम्हारे ताऊ से जाकर बात तय कराऊंगा। और फिर वह बहुत रात हो गई कहकर करवट लेकर सो गया। कुछ देर बाद फिर अचानक करवट बदलकर बोला, चुन्नी, जाने दो, कोई जरूरत नहीं, तुम मत जाओ। आशा ने डरते हुए कहा, फिर तुम मना क्यों कर रहे हो? इस बार नहीं गई तो तुम्हारी डांट फटकार मेरे लगे ही रह जाएगी। मुझे 2-4 दिन के लिए ही भेज दो, पर भेजो जरूर। अच्छा। और वो करवट लेकर सो गया। काशी जाने के एक दिन पहले आशा विनोदनी के गले से लिपटकर बोली, बहन किरकिरी, मेरी देह छूकर एक बात बताओगी? विनोदनी ने आशा के गाल मसकते हुए कहा, क्या बात बहन? तुम्हारा अनुरोध क्या मैं नहीं रखती? कौन जाने बहन, आजकल तुम कैसी तो हो गई हो। उनके आगे अब तो तुम निकलना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं निकलना चाहती, सो क्या तू नहीं जानती? उस दिन बिहारी बाबू से जो कुछ उन्होंने कहा, सो क्या तैने अपने कानों से नहीं सुना? जब ऐसी ऐसी बातें उठने लगी हैं तो तू ही बता, सबके सामने मेरा निकलना बोलना क्या उचित है? उचित नहीं है, इतना तो आशा समझती है। इन सब बातों से कितनी लज्जा आती है, कितनी बदनामी होती है और कितना दुख होता है, सो भी इधर की घटनाओं से उसने अपने मन से ही समझ लिया है। फिर भी वह बोली, बात तो ऐसी न जाने कितनी उठा करती हैं। उन सबको अगर सह ही ना सकी तो फिर प्रेम ही क्या हुआ बहन? उस बात को भूल जाओ। अच्छा बहन, भूल जाऊंगी। मैं तो बहन कल काशी जा रही हूं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। अभी की तरह दूर दूर रहने से काम नहीं चलेगा। विनोदनी चुप रही। आशा ने उसका हाथ मसकते हुए कहा, किरकिरी, तुझे मेरे गले की कसम है, इतना वचन तुझे देना ही पड़ेगा।
अच्छा, एक तरफ चंद्र अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य का उदय। आशा चली गई, किंतु महेंद्र के भाग्य से विनोदनी अब भी दिखाई नहीं दी। महेंद्र घूमता फिरता चक्कर लगाता रहता है। बीच बीच में किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में उपस्थित होता है, किंतु विनोदनी बराबर उसे चकमा देकर भाग जाती है, पकड़ाई नहीं देती। राजलक्ष्मी ने महेंद्र के ऐसे अत्यंत शून्य भाव को देखकर सोचा, बहू चली गई है, इसी से इस घर में अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल महेंद्र के सुख दुख के लिए माँ, जो बहू की तुलना में बिल्कुल ही अनावश्यक हो गई है, इस बात का ख्याल आते ही राजलक्ष्मी के मन में कांटा सा चुभने लगता। किंतु फिर भी पुत्र का इस तरह का विमर्श भाव देखकर माँ को वेदना होने लगी। उन्होंने विनोदनी को बुलाकर कहा, इन्फ्लुएंजा के बाद से मुझे तो दमा की शिकायत होने लगी है। मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। सो अब तो बेटी तुम्ही को महेंद्र की पूरी देखभाल करनी होगी। जन्म की आदत है ना उसकी, बिना सेवा जतन के उससे रहा नहीं जाता। देखो ना, बहू के जाने के बाद से कैसा तो हो गया है। बहू को भी धन्य है, चली कैसे गई। विनोदनी जरा सा सिर झुकाकर बिस्तर का चादरा खोंटने लगी। राजलक्ष्मी बोली, क्यों बहू, क्या सोच रही हो। इसमें सोचने की तो कोई बात नहीं, लोग कुछ कहें तो कहते रहें, तुम तो कोई गैर नहीं हो। जरूरत क्या है बुआ जी। अच्छा तो जाने दो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं ही करती रहूंगी। इतना कहकर वे उसी समय महेंद्र का कमरा ठीक करने के लिए ऊपर जाने लगी। विनोदनी ने घबराते हुए कहा, नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। मुझे माफ करो बुआ जी, जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगी। राजलक्ष्मी लोगों की कानाफूसी की जरा भी परवाह नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद से घर में और समाज में वे महेंद्र के सिवा और किसी को भी नहीं जानती। महेंद्र के संबंध में विनोदनी ने समाज की निंदा का आभास दिया तो उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ। जन्म से ही वे महेंद्र को देखती आ रही हैं। उस जैसा अच्छा लड़का और है कहां। ऐसे महेंद्र के विषय में भी निंदा। अगर कोई उसकी निंदा करेगा तो उसकी जीभ गल जाएगी। स्वयं उन्हें जो बात अच्छी लगती हो उसके संबंध में दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, उसकी उपेक्षा करना राजलक्ष्मी की एक स्वाभाविक जिद बन गई है। आज महेंद्र कॉलेज से लौटकर जो अपने कमरे में घुसा तो कमरा देखकर दंग रह गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा धूप की सुगंध से घर आमोदित हो रहा है। मशहरी के चारों तरफ गुलाबी रेशम की झालर लटक रही है। नीचे के बिस्तर पर दूध सी सफेद चांदनी बिछी हुई है और उस पर पहले के पुराने तकियों की जगह नए रेशमी और पश्चिमी कामदार विलायती ढंग के चौकोर तकिए लगे हुए हैं और उन पर जो सुंदर शिल्प कला का निदर्शन दिख रहा है वह विनोदनी के सुनिपुण हाथों के बहु परिश्रम का ही फल है। आशा उससे पूछा करती थी, ये सब तुम किसके लिए बना रही हो बहन। विनोदनी हंसती हुई कह देती थी, अपनी चिता की सेज के लिए। मरण के सिवा मेरे सुहाग का और है ही कौन। दीवार पर महेंद्र की जो मढ़ी हुई तस्वीर टंगी थी उसके फ्रेम के चारों कोनों पर रंगीन फीते से सुनिपुण हाथों की 4 गांठें लगी हुई थी और उसके नीचे दीवार से सटी हुई एक तिपाई पर दोनों तरफ 2 फूलदानियों में 2 गुलदस्ते ऐसे रखे हुए थे जैसे कोई चुपके से आकर महेंद्र की प्रतिमूर्ति की पूजा कर गया हो। कुल मिलाकर कमरे का रंग रूप बिल्कुल बदल गया था। पलंग जहां था वहां से जरा हटा हुआ है। कमरे को मानो 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। पलंग के आगे सागौन की बनी 2 अलगामियां लगाकर और उन पर कपड़े लटकाकर ऐसी आड़ दी गई है कि नीचे बैठने का गद्दा और रात को सोने का पलंग अपने आप ही अलग हो गया है। जिस अलमारी में आशा की शौक की चीजें और चीनी मिट्टी के खिलौने वगैरह रखे थे उसके कांच के भीतर की तरफ लाल कपड़े का चुन्नटदार पर्दा लगा दिया गया है ताकि भीतर की चीजें दिखे नहीं। कमरे में उसके पूर्व इतिहास के जितने भी चिन्ह थे वे नए हाथ की नई सजावट से बिल्कुल ही ढक दिए गए हैं। थका हारा महेंद्र नीचे के शुभ्र बिस्तर पर लेट गया। नए तकिए पर सिर रखते ही उसके भीतर की एक मीठी मोहक सुगंध ने उसे विवल कर दिया।
तकियों के भीतर की रुई के साथ काफी मात्रा में नाग केशर के फूलों की रज और कुछ अतर मिला हुआ था। महेंद्र की आंखें अपने आप झपक आईं। उसे ऐसे लगने लगा कि इन तकियों पर जिसके निपुण हाथ का शिल्प चातुर्य अंकित है, उसकी कोमल चंपक अंगुलियों की सुगंध भी मानो इनमें भरी हुई है। इतने में एक हाथ में चांदी की तश्तरी में फल और मिठाई और दूसरे हाथ में कांच के ग्लास में बर्फशुदा अनानास का शरबत लिए हुए दासी आई और दोनों पात्र महेंद्र के सामने रखकर चली गई। ये सब बातें पूर्व प्रथा से कुछ भिन्न और बड़ी निपुणता से हो रही थी। इन सबके स्वाद, गंध और दृश्य में ऐसी नवीनता थी कि उसने महेंद्र के संपूर्ण मन और इंद्रियों पर एक तरह का जादू सा कर दिया। महेंद्र जब जलपान कर चुका तब हाथ में चांदी का पानदान लिए हुए विनोदनी ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और आते के साथ ही उसने हंसते हुए कहा, इधर कई दिनों से मैं तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं हो सकी। मुझे माफ करना लाला जी, और जो कुछ तुम्हारे मन में आए सो करना। पर तुम्हें मेरे सिर की कसम है, मेरी आंख की किरकिरी को इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर तवज्जो में कोई त्रुटि की है। अपनी शक्ति भर मैं कर रही हूं, पर क्या करूं, घर का सब काम ही जो मेरे ऊपर आ पड़ा है। इतना कहकर विनोदनी ने पानदान महेंद्र के सामने बढ़ा दिया। आज के पानों में भी केवड़े पड़े कत्थे की विशेष सुगंध पाई गई। महेंद्र ने कहा, खातिर तवज्जो में कभी कभी इस तरह की त्रुटि का होना अच्छा है। क्यों भला, सुनो तो सही। क्योंकि उसके बाद छेड़छाड़ कर ब्याज समेत सब वसूल भी कर लिया जाता है। महाजन बताएंगे कि आज का ब्याज कितना हुआ। खाने पीने के समय हाजिर नहीं थी, अब खाने पीने के बाद हाजिरी जोड़कर कुछ ना कुछ तो बाकी निकलेगा ही। तुम्हारा हिसाब जैसा कड़ा होता है, उसके लिहाज से तो जो एक बार तुम्हारे जाल में फंस गया उसका उद्धार होना मुश्किल है। हिसाब की कड़ाई तो तभी सार्थक हो सकती है जब वसूल करने में सफल हो। वसूल करने लायक यहाँ है ही क्या? लेकिन फिर भी कैद तो कर ही रखा है। इतना कहने के बाद उसकी हंसी ने तुरंत गंभीर रूप धारण कर लिया और वह एक गहरी सांस लेकर चुप रह गई। महेंद्र ने भी जरा कुछ गंभीर होकर कहा, किरकिरी, तो क्या तुम्हारे लिए यह जेल खाना है? इतने में नौकर आ गया और नियमानुसार तिपाई पर लैंप रखकर चला गया। सहसा आंखों में बत्ती की रोशनी लगते ही विनोदनी ने मुंह के सामने हाथ की आड़ करते हुए नीचे निगाह करके कहा, कौन जाने, तुम्हारे साथ बातों में कौन जी सकता है भला। जाती हूं, अब काम है। महेंद्र ने सहसा उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बंधन जबकि स्वीकार ही कर लिया है तो अब जा कर रही हो? छी छी, छोड़ो छोड़ो, जिसके लिए भागने का कोई रास्ता ही नहीं, भला उसे बांधने की कोशिश क्यों? विनोदनी जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चली गई। महेंद्र उसी बिस्तर पर सुगंधित तकिए पर सिर रखे पड़ा रहा। उसकी छाती के भीतर का खून जोरों से दौड़ने लगा। निस्तब्ध संध्या है और निर्जन कमरा, उस पर नव वसंत की हवा चल रही है। मालूम होता है विनोदनी का मन अब पकड़ाई देना ही चाहता है और उन्मत्त महेंद्र अब अपने को रोक नहीं सकेगा। महेंद्र ने जल्दी से लैंप बुझाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया, कांच की खिड़कियां भी बंद कर ली और असमय में ही पलंग पर जाकर पड़ रहा। पलंग के बिछौने भी तो पुराने नहीं मालूम होते। नीचे 4-5 तोशकें और उन पर साफ सुथरा मुलायम चिकना चादरा बिछाकर भी बहुत ही गुलगुले और कोमल बना दिए गए हैं। और यह नई सुगंध काहे की है? अगरू की है या खस की? कुछ समझ में नहीं आता। महेंद्र बार बार इधर उधर करवट बदलने लगा। कहीं भी पुरातन का कोई चिन्ह मिल जाए तो मानो उससे वह लिपट जाना चाहता हो, किंतु कुछ भी हाथ न पड़ा। रात को 9 बजे आकर बंद दरवाजे को किसी ने खटखटाया। विनोदनी ने बाहर से कहा, लाला जी, तुम्हारी थाली आ गई, किबाड़ खोलो। उसी क्षण दरवाजा खोल देने के लिए महेंद्र भड़बड़ा कर उठ बैठा। दरवाजे के पास पहुंचा, चटखनी पर हाथ रखा, किंतु खोलते खोलते रुक गया। लौटकर जमीन के गद्दे पर औंधा होकर पड़ रहा और फड़फड़ाता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं खाऊंगा नहीं।
बाहर से उद्विग्न कंठ की आवाज सुनाई दी। तबीयत खराब तो नहीं हो गई? पानी ला दूं? और कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे। तुम्हें मेरे सर की सौगंध है लाला जी, मुझसे कुछ छिपाओ मत। अच्छा, तबीयत खराब नहीं तो एक बार दरवाजा तो खोलो जरा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, हरगिज नहीं, तुम जाओ। इतना कहकर वह जल्दी से उठकर फिर पलंग पर जा सोया और अंतर्हिता आशा की स्मृति को सूनी शैया और चंचल हृदय के अंधकार में टटोलता हुआ ढूंढने लगा। नींद जब किसी भी तरह नहीं आई, तब महेंद्र उठ बैठा और बत्ती जलाकर आशा को चिट्ठी लिखने बैठ गया। उसने लिखा, आशा, अब और ज्यादा दिन मुझे यहां अकेला मत पड़ा रहने दो। मेरे जीवन की लक्ष्मी हो तुम पास नहीं रहती हो तो मेरी समस्त प्रवृत्तियां जंजीर तोड़कर मुझे कहां खींच ले जाती हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। रास्ता देखकर चलना चाहता हूं, किंतु उसका उजाला कहां है? मेरा उजाला तो तुम्हारे विश्वासपूर्ण नेत्रों के प्रेम स्निग्ध दृष्टिपात में है। तुम जल्दी आओ, मेरी शुभे, मेरी ध्रुवे, मेरी एकमात्र, तुम जल्दी आओ। आकर मुझे स्निग्ध करो, मेरी रक्षा करो, मेरा हृदय परिपूर्ण कर दो। तुम्हारे प्रति लेश मात्र अन्याय के महापाप से, तुम्हारे क्षण मात्र की विस्मृति विभीषिका से मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो। इस तरह महेंद्र अपनी ताड़ना करने के लिए आशा की ओर अपने को जोर जोर से ढकेल ढकेल कर बहुत रात तक बहुत सी बातें लिखता रहा। दूर से सुदूर तक बहुत से गिरजों की घड़ियों में ढन 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 3 बजते चले गए। कलकत्ते की सड़कों पर गाड़ियों की आवाज प्रायः बंद हो चुकी है। मोहल्ले के उस पार किसी मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में से नटी के कंठ से विहाग रागनी का जो गाना सुनाई दे रहा था, वह विश्वव्यापिनी शांति और निद्रा में बिल्कुल डूब गया। महेंद्र ने एकाग्र मन से आशा की याद करके और मन के उद्वेग को लंबे पत्र में नाना प्रकार से व्यक्त करके बहुत कुछ सांत्वना पाई और बिस्तर पर जाकर पड़ते ही उसे नींद आ गई। सवेरे जब महेंद्र की आंख खुली तब काफी सवेर हो चुकी थी। कमरे में घाम आ गई थी। महेंद्र जल्दी से उठ बैठा। गहरी नींद सो लेने के बाद पिछली रात की सारी घटना उसके मन में हल्की सी हो आई। बिस्तर से उठकर टेबल के पास आकर उसने देखा कि पिछली रात को उसने जो आशा के लिए चिट्ठी लिखी थी, वह दवात के नीचे दबी रखी है। चिट्ठी को वह आद्योपांत पढ़ गया और मन ही मन बोला, किया क्या है मैंने? यह तो नाटकीय मामला है। अच्छा हुआ जो उसी वक्त भेज नहीं दी, नहीं तो आशा पढ़ती तो क्या कहती अपने मन में। चिट्ठी की आधी बातें तो उसकी समझ में ही नहीं आती। रात को क्षणिक कारण से उसका हृदयावेग जो इस तरह असंगत रूप से बढ़ गया था, उसके लिए वह बहुत ही लज्जा अनुभव करने लगा। उस चिट्ठी के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उसने सहज सरल भाषा में आशा को एक संक्षिप्त चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, तुम अब और कितनी देर लगाओगी? तुम्हारे ताऊ जी का अगर जल्दी लौटने का इरादा ना हो तो मुझे लिखो, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यहाँ अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।